से दर्शकों को बता दूं कि हरियाणा में किस सीट पर कौन आगे चल रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट आ रहा हूं, इस पर आ रहा हूं। हरियाणा में कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है, आपको हर सीट का हिसाब बता दूं। कालका से बीजेपी आगे चल रही है, मुलाना जो एससी सीट है वहां पर कांग्रेस आगे, लाडवा से बीजेपी आगे चल रही है, कलायत से कांग्रेस, करनाल से कांग्रेस, इसराना का अभी डेटा नहीं है, सोनीपत से कांग्रेस आगे चल रही है, पंचकुला से कांग्रेस आगे, सडौरा से एससी सीट है कांग्रेस आगे, शाहबाद से बीजेपी आगे, कैथल में कांग्रेस आगे चल रही है, गोहाना, उचाना कला और कलावली यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, नारायणगढ़ में कांग्रेस आगे, थानेसर में कांग्रेस आगे, बड़ौदा में कांग्रेस आगे चल रही है। जो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं वो गनौर और डबवाली की जा रही हैं। अंबाला कैंट से बीजेपी आगे चल रही है, यमुनानगर में बीजेपी आगे, पानीपत ग्रामीण में बीजेपी आगे, कांग्रेस पिहोवा, राय और जुलाना में आगे चल रही है। रनिया में अदर्स में को बढ़त है, अंबाला सिटी में कांग्रेस, रादौर में कांग्रेस, गोला में एससी सीट है वहां कांग्रेस आगे चल रही है, पानीपत सिटी में बीजेपी आगे, खरखौदा में एससी सीट कांग्रेस आगे और सिरसा में अन्य को बढ़त यहां पर मिलती हुई दिख रही है। अमित हमारे सहयोगी, एक बार उनके पास चलूंगा फिर मैं मेहमानों के पास आ रहा हूं। अमित मुझे ये बताइए, ये जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें एक चीज और दिख रही है, जो एससी के लिए रिजर्व्ड सीट्स है वहां भी कांग्रेस आगे चल रही है। तो बीजेपी को लेकर जो जाटों में नाराजगी है उससे बड़ी चिंता बीजेपी के लिए ये होनी चाहिए क्या कि उससे जो दलित पिछड़ा समाज है उसका वोट छिटक रहा है? जी देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा में जो पूरी राजनीति थी बीजेपी की यही थी कि जाट बनाम अदर्स वाली जो राजनीति थी, और इसीलिए शायद भूपेंद्र हुड्डा का नाम आगे नहीं बढ़ाया गया कि अगर वो करते कांग्रेस तो फिर वो जो डिवीजन होता उसका फायदा बीजेपी को मिलता। लेकिन जिस तरह से वोट मिल रहे हैं और जिस तरह से नतीजे जो रुझान दिख रहे हैं उसमें साफ है कि सिर्फ जाट नहीं बल्कि जो इनके अपने कोर वोटर हैं वो शिफ्ट कर रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें बड़ी वजह जो थी वो चेहरे का था, जो कि मनोहर लाल खट्टर है, उसकी नाराजगी, उनकी नाराजगी जो थी। और इसीलिए ये मुझे लगता है ये लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा है कि जो दलित 14 और 19 के चुनाव में बीजेपी के साथ जुड़ी थी वो दलित 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी से थोड़ी हटी है। और यही चीजें विधानसभा चुनाव में अगर दिख रही है तो ये ट्रेंड मुझे लगता है बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक है और उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आखिर गड़बड़ियां कहां हो रही है कि अब वो वोटर। एक और बड़ी खबर बता दूं, जम्मू रीजन में 33 सीटों पर आगे बताई जा रही है और अपना जो ओवरऑल आंकड़ा है उसको भी अपडेट कीजिए, फिर बीजेपी वहां 32 पर आगे दिख रही है। जम्मू रीजन में बीजेपी 33 सीटों पर आगे है और हरियाणा में आप देखिए कांग्रेस जो है वो बहुत बड़ी बढ़त की तरफ आगे बढ़ रही है। 57 सीटों पर कांग्रेस आगे है और बीजेपी 24 सीटों पर घट गई है। कोई दूसरा इस वक्त वहां पर नजर नहीं आ रहा। केजी सुरेश साहब, हरियाणा के लिहाज से एक तो कांग्रेस की मैसिव विक्ट्री दिख रही है अभी तक कम से कम रुझानों में, और दूसरा कि जाट वोट की हम बात कर रहे हैं लेकिन जो नॉन जाट है, जो शेड्यूल कास्ट का वोट है, अगर वो भी बीजेपी से दूर हो रहा है तो ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय नहीं। ये स्पष्ट एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। तो ये सिर्फ जाट नॉन जाट तक सीमित नहीं है। तो वो चाहे अग्निवीर का विषय हो, यानी कि अहिरवाल जो क्षेत्र है जहां बीजेपी का एक दबदबा रहा है वो भी अब जो है बीजेपी की तरफ नहीं जा रही है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जो है जातिगत और क्षेत्रीय जो अनिल विज इस वक्त आगे हो गए हैं अंबाला सीट से, अंबाला कैंट से अनिल विज आगे हो गए। जी अब बात तो क्षेत्रीय और जातिगत जो समीकरण है इससे ऊपर उठ के इस बार वोटिंग हुई है और पब्लिक की एक निराशा, चाहे वो अग्निवीर को लेकर हो या उसको मिसकम्युनिकेशन आप कह सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाए जमीन के जो मामले को लेकर, लैंड लॉ को लेकर जो किसानों का आंदोलन हुआ था उसको आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन फेलियर भी दिखाई देता है और कहीं ना कहीं ये एक स्पष्ट एंटी इनकम्बेंसी जिसमें मात्र हम एक जाति तक सीमित नहीं है, ये आक्रोश ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, के शर्मा जी अब आपने अपनी बात कही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अवधेश जी का जो आकलन, जो शेर की सवारी और ये सब जो बातें बोल रहे थे कांग्रेस अपने थे, कभी एक बार भी नहीं बोले कि देश में कितनी सारे वादे जो मोदी जी ने किया था, हरियाणा में जो 10 साल उन्होंने जो वादा किया था, क्या उसकी पूर्ति हुई? ये करेंगे, वो एमएसपी लाएंगे, दलित को चेहरा बनाएंगे, अरे वो तो अभी फ्यूचर है, अभी क्या नहीं करेंगे वो तो पता चल जाएगा। लेकिन 10 साल जिस सरकार ने शासन किया है, जो 14 साल से जो शासन ने
जो शासन कर रहे हैं, जो वादा 15 लाख रुपया देंगे, सारे स्विस बैंक 15 लाख रुपया का वादा नहीं था, वो बेकार की बात है। तो वही तो कह रहा हूं। और वो कहा कि सारे करप्ट पैसे जो है जो स्विस बैंक में उसको वापस लाएंगे। ये सारे करप्शन जो है और सारे करप्ट पार्टियों के कह रहे थे, जिस पर वो इलेक्शन लगा रहे थे कांग्रेस में ये करप्ट है, उसको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। इस पर कोई उन्होंने अच्छा, चर्चा एक नहीं मिनट की। शर्मा साहब, मैं एक बात कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जितने वादे किए उस पर तो पब्लिक ने वर्डिक्ट दे दिया ना। वो तो आ गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, उस पर अवधेश जी क्या बोलेंगे? नहीं, तो मैं आप यही जो कह वादा रहा हूं। कर रहे हैं, जिस पर होकर आप चुनकर आ रहे हैं, उस पर तो सवाल पूछे जाएंगे ना। आप कर दीजिएगा, हाँ, तो फिर उसकी करेंगे। वाहवाही होगी एक कि भाई भी- आप एमएसपी पे कानून ले आएंगे। आप कर्नाटक में नहीं लाए, मैनिफेस्टो के आप हिमाचल में नहीं लाए, इसलिए आपसे प्रश्न हो रहा है। मैनिफेस्टो के वादे को हम पूरा करेंगे, ठीक है। और आप देखना, और उससे ज्यादा करेंगे जो मैनिफेस्टो में नहीं है। यदि वहां के हरियाणा, जम्मू कश्मीर का जो विकास के लिए और भी मैनिफेस्टो वाला ही कर दीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिएगा, उतना नहीं हो पाएगा। एक मिनट आ रहा हूं लोकेश भाई। घनेंद्र भाई कुछ कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी, बोलिए। देखिए सुशांत जी, मैं ये कह रहा था कि हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा की 36 बिरादरी ने एक संदेश और दे दिया है कि हरियाणा में आप, हरियाणा के लोगों को, हरियाणा वासियों को जातियों में बांट के आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल हरियाणा में बिरादरी को बिरादरी से लड़ा दिया। 36 बिरादरी को आपस में लड़ा के उनकी वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा था। इस बार हरियाणा की 36 बिरादरियों ने तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई करनी है। हरियाणा के सब लोगों ने, 36 की 36 बिरादरी ने ऊपर से लेके नीचे तक 90 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करा है। हरियाणा की जो सभ्यता थी, हरियाणा का जो कल्चर था, 36 बिरादरी आपस में मिलकर रहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबको लड़वा दिया। अब 36 बिरादरी का सीधा सीधा संदेश है कि हमें बांटने वाले लोगों से दूर करना रहना है और बांटने वाली राजनीति को हमें नकारना। हरियाणा के लोगों ने नहीं, घनेंद्र भाई, इसमें मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हरियाणा का मैंडेट कह रहा है कि हरियाणा की 36 बिरादरियों ने कह दिया है कि जो बांटने वाले लोग हैं उनसे हमें दूर रहना है। तो बीजेपी से तो फिर भी वो 25 सीटों पे सटी हुई है। आम आदमी पार्टी से तो 0 सीट, मतलब बहुत दूर है। तो आपको क्या आम आदमी पार्टी को ज्यादा बांटने वाला मानती है हरियाणा की जनता, इसलिए आपको सीट नहीं दिया? देखिए सुशांत जी, निश्चित तौर पर मैंने आपको बताया, दिल्ली में हमारी सरकार है और एब्सोल्यूट मैंडेट के साथ है। 3-3 बार हमने आमने सामने की लड़ाई में अमित शाह और नरेंद्र मोदी को हराया है। पंजाब में हमने एब्सोल्यूट मैंडेट के साथ 92 सीटों के साथ सरकार बनाई। हरियाणा में हम पहली बार लड़ रहे थे, हम अपना मॉडल लेके गए थे, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। हम जीते ना जीते, लेकिन केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस हरियाणा में जीत रहा है, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में तमाम वो बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में। कांग्रेस ने भी पूरे का पूरा आम आदमी पार्टी का ठीक है लोकेश जिंदल, ये आपकी जीत नहीं है, आपने केजरीवाल मॉडल की जो कॉपी की है उसकी जीत है। देखिए मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जीत हो रही है, क्योंकि हरियाणा का अगर आप मैनिफेस्टो कांग्रेस का देखोगे जो, ठीक है, एक बार उनका जवाब सुन लीजिए। आप केजरीवाल जी के मॉडल की वजह से जीत रहे हैं लोकेश जिंदल। देखिए, हरियाणा प्रदेश अपने आप में 3 हिस्सों में बट जाता है, जहां के ऊपर के जो 2 हिस्से हैं, यहाँ पर पूरा जो कनाल है जो कि किसानों के हक में, वो पूरा कांग्रेस ने बनाया था। पिछले 10 सालों में रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, इनके आसपास बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया। वहां का किसान आज भी ज्वार, बाजरा और ऐसे धान उगाता है जिसकी उसको भरपाई नहीं मिलती। कांग्रेस ने सर्वप्रथम क्या कहा कि एमएसपी सभी क्रॉप्स पर मिलेगा, उसके बाद में कानून लाया जाएगा, क्योंकि इन्हीं कानून के द्वारा उस किसान की खुशहाली का ध्यान हरियाणा में तो ऑलरेडी सभी फसलों पे मिल रही है एमएसपी सर। लेकिन देखिए, इस तरह का कांग्रेस के हरियाणा में मौजूदा सरकार ऑलरेडी दे रही है। कांग्रेस ने जो हरियाणा के लिए किया है, भले वो हरियाणा राज्य की स्थापना हो या हरियाणा राज्य की स्थापना, लोकेश भाई, हरियाणा में ऑलरेडी सारी फसलों पे एमएसपी दे रही है ये सरकार जो अभी थी। आप कानून लाएंगे कि नहीं, ये प्रश्न है। करना, एमएसपी की घोषणा करना और किसान के पास एमएसपी का दाम आ जाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है सुशांत जी। आज आप मुझे बताइए, ऐसे कितने किसान हैं जो मंडी में जाते हैं लेकिन एमएसपी के नीचे भाव में सौदा करके आते हैं, क्योंकि एमएसपी का काउंटर पूरा यही हटाने के लिए तो नरेंद्र मोदी 3 कानून लाए थे, आपने उसको हटवा दिया। अरे 2019 के काले कानून तो एपीएमसी को हटा रहे थे, आप एपीएमसी को हटा रहे हैं। एपीएमसी कहीं नहीं हटा था, सॉरी सर,
फिर आप गलत बयान कर रहे हैं। लोकेश भाई, आप फैक्ट के इधर नहीं जाते हैं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। उसमें कहीं एपीएमसी हटाने की बात नहीं थी, फिर गलत बात। सर वो तीनों कानून मैंने ऐसे पूरे पढ़े हुए हैं, मुझसे तो मत बात गलत बात कीजिएगा, मुझे पता है। मनोज यादव हमारे साथ जुड़े रहे हैं, बीजेपी के नेता। मनोज भाई, हरियाणा में तो आपकी भैंस गई पानी में वाला हिसाब है। जम्मू कश्मीर में अभी उम्मीद जगी हुई है। 35 बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 38 पर है, 85 सीटों के रुझान है। सुशांत भाई, किसकी भैंस पानी में जाएगी ये तो समय बताएगा। और सुशांत भाई, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल के समय हम लोगों ने डिबेट किया था और मैंने कहा था छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आपको ध्यान में होगा। और मैं आपके साथ बैठा था, मैंने कहा था रिजल्ट वाले दिन भी मैं आपके साथ बैठूंगा। मैं छत्तीसगढ़ में 1.5 महीना रह के आया था और हरियाणा में भी अभी तो बैलेट पेपर खुले हैं, अभी तो ईवीएम खुलने दीजिए। लेकिन जहां तक अब कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी एमएसपी की गारंटी देती है। तो मैं पूछता हूं भाई, हिमाचल में गारंटी क्यों नहीं दिया? दूसरा, इन्होंने कर्नाटक में गारंटी क्यों नहीं दिया, जरा बताए। और मैं तो ये बात करता हूं कि जो गारंटी देने की बात कर रहे हैं तो कानून क्यों नहीं लेकर के आए? जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने 133 करोड़ लोगों का माफ किया है, मुआवजा देने का काम किया और वहां का ऋण माफ करने का काम किया। तो मनोज भाई, अभी आपको उम्मीद है कि ये हरियाणा में जो आप 26 दिख रहे हैं और कांग्रेस 58 दिख रही है, ये पलट जाएगा? हरियाणा के अंदर निश्चित रूप से सुशांत भाई, निश्चित रूप से आप देखते जाइए। अभी 9 बजे के बाद में ईवीएम खुलने दीजिए, उसके बाद सारा फैसला आ जाएगा। एक हमारे कहावत है हरियाणा में, एक नाई के पास में ना बाल कटाने के लिए जाता है, बोला जी बाल कोड बोला कोड के अब सामने ही गिर जाएगा, तो अब सबके सामने आ जाएगा किसकी भैंस पानी में जानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से वहां पर एक ट्रांसफर का उद्योग चलता था, उस उद्योग को खत्म करने का काम किया। सीएलयू एक गैंग चलता था, किस तरह से किसानों की जमीनों को सेक्शन 4 और सेक्शन 6 का नोटिस देकर किस तरह से हड़पने का काम किया गया था। दलालों का वहां पर राज चलता था और बिना पर्ची और बिना खर्ची के भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। अवधेश भाई, आपको लग रहा है कि भैंस पानी में नहीं गई है, अभी पानी भैंस के पास आया हुआ है और भैंस पलट जाएगी? नहीं, ये जरा थोड़ा कठोर शब्द हो जाएगा, भैंस वाला जवाब। अरे हरियाणा की बात, ये घनेन्द्र जी ने अपना शब्द प्रकट किया है, हालांकि उनका तो भैंस दिखा ही नहीं, डूबने की बात तो अलग है, पानी के पास भी नहीं दिखा है। लेकिन अगर उनको पराये पतन पर सुख का आनंद लेना है तो वो लेते रहे। पहली बार वो चुनाव नहीं लड़े हैं, 2014 में भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, 2019 में भी चुनाव लड़ा था, तो इसलिए ये तो पहली बार है नहीं। 2024 में भी एक लोकसभा चुनाव लड़े ही थे वो। हरियाणा को तो उन्होंने बल्कि प्रायोरिटी में रखा था, उनके प्रायोरिटी स्टेट में थे। और अरविंद केजरीवाल जी ने रोहतक से, जैसे मोदी जी ने एक जगह से किया था, वैसे ही 2014 में चुनाव प्रचार शुरू किया था। तो हरियाणा उनके मुख्य केंद्र में रहा है, पंजाब तो बाद में आया है, इसलिए ये दर्शकों का जानना जरूरी है। घनेन्द्र भाई उसके बाद आए हैं आम आदमी पार्टी में, उस समय तो कांग्रेस में थे ये, तो उसके बाद आए हैं, इसलिए पुरानी स्मृतियां नहीं आ पाती। दूसरी बात यह है सर, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। जम्मू कश्मीर में बहुत दिलचस्प रुझान होते जा रहे हैं। 88 सीटों के रुझान आए हैं और बीजेपी 36 और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 39 सीटों पर आगे और अन्य जो है वो 10 सीट पर आगे चल रहे हैं। यानी स्पष्ट बहुमत, अगर यही रुझान रहता है तो किसी को भी नहीं मिलेगा। देखिए, पूरे 90 सीटों के रुझान आ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस 41, बीजेपी 36, पीडीपी 3 और अन्य के खाते में 10। और जम्मू कश्मीर में सबसे दिलचस्प बात यह है कि 10 जो अन्य दिख रहे हैं, जिसमें कई निर्दलीय हो सकते हैं, उन निर्दलियों को पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, बीजेपी की बी टीम बता चुके हैं। अगर ये 10 बीजेपी के साथ चले जाएं तो बीजेपी की जम्मू कश्मीर में सरकार भी बन सकती है। अवधेश जी, आपको लगता है जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बन सकती है? देखिए, दोनों तरफ मामले हैं अभी ये मैंने, क्योंकि चूंकि पीडीपी खत्म हो गई है, 3 उसको जोड़ लीजिए तो 44 पर इस समय वो भी है। आप कह रहे हैं पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जा सकती है? बिल्कुल जाएगी, 100% न जाने तब भी, लेकिन 44 है, 36 और 10 46 हो रहा है अभी का जो आंकड़ा है। उसमें एलजी वाले 5 जोड़ लीजिए तो 51 हो जाएगा। नहीं, 36 और 5 41। देखिए, इस समय की परिस्थिति में थोड़ा कठिन हो गया जम्मू कश्मीर के बारे में आकलन करना, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 35 के नीचे होती तो स्पष्ट भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर 40 के ऊपर है तो वो भी लगाएंगे। जम्मू कश्मीर की जो बाकी एक पार्टियां हैं, जैसे आप पता नहीं आम आदमी वहां। ठीक है, हमारे साथ सोहेश शर्मा है। सोहेश शर्मा,
जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली दिख रही है। क्या पीडीपी बीजेपी के साथ जा सकती है या नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ जा सकती है? पीडीपी टूट सकती है। आप तो अलग बात ऐसी है, हेलो, बात ऐसी है कि जहां तक बात है अभी चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है, अभी वेट एंड वॉच कीजिए। अभी आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हालात जम्मू कश्मीर में बनाए और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है, 100% भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी और इनकी सीटें कम होती जाएंगी। अभी वेट एंड वॉच कीजिए, 12 बजे तक देखिए, ये जितने भी चीजें वो सब चेंज होती जाएंगी। मतलब आप इतना किसी मैं भी कह हाल दूं। में बीजेपी के साथ पीडीपी नहीं जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं। मतलब नहीं बनता, इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अहमद अयाज साहब भी हमारे साथ हैं। अहमद अयाज साहब, आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली है, क्या यही स्थिति रहेगी और वहां बीजेपी सरकार बना पाएगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस? ये सिचुएशन ऑलमोस्ट क्लियर है। अभी जो इस वक्त जो ट्रेंड चल रही है, ये एक अभी इनिशियल ही मानी जाएगी। इसमें फेर बदल हो सकता है, लेकिन सिचुएशन तो वही है जो ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है ऑलमोस्ट, कि जम्मू में बीजेपी ज्यादा सीट्स ले लेगा और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा सीट ले लेगा, और उसके बाद जम्मू में कांग्रेस को दूसरे नंबर पर आने का इम्कान है, और उसी तरह कश्मीर में पीडीपी को दूसरे नंबर पर आने का इम्कान है। तो उस सूरत में एक तो एनडीए ब्लॉक जो है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, अगर जरूरत पड़ेगी तो पीडीपी भी मिल सकती है, वो एक संभावना है गवर्नमेंट बनाने की। और जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, उनकी गवर्नमेंट बनाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है, अभी तो ट्रेंड दिखा रहा है 35 जो दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि 30 से आगे वो कर पाएंगे, क्योंकि अब इंडिपेंडेंस अगर मान लेंगे उनके साथ मिलेंगे तो वो भी नहीं दिख रहे हैं कि जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, कोई ऐसा इंडिपेंडेंट नहीं है जो अपने बलबूते पर जीत सकता है और फिर बीजेपी के साथ मिल सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। वकार भट्टी, आपके हिसाब से क्या ये हंग असेंबली बीजेपी की सरकार या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की तरफ इशारा कर रही है? ऐसा ही अभी नहीं, वकार भट्टी से पूछ रहा हूं सर, वकार भट्टी से। सर आपने म्यूट किया हुआ है, वकार भाई, आवाज म्यूट किया है आपकी। हाँ सॉरी, आई एम सॉरी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से मैं भी हूं, लेकिन मैं सच बोलूंगा और जो ट्रू है, जहां तक मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस टाइम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 45 जो लोकल यहाँ ट्रेंड है वो बता रहे हैं 45 तक क्रॉस कर रही है। तो जम्मू कश्मीर इस टाइम नंबर 1 पे जो है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और सेकंड बीजेपी है। अब देखना यह होगा कि लास्ट टाइम किसकी तरफ ज्यादा रुझान जाता है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जो है मेजोरिटी में सीटें ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो अगर कहीं बीच में अटक जाते हैं तो फिर मुझे पता है कि यूटी में जहां एलजी मनोज सिन्हा साहब है, यहाँ खेल चलेगा, कमरों में छुपाया जाएगा एमएलए को, कहीं गेस्ट रूम में छुपाया जाएगा, कोई राजस्थान जाएंगे, कोई दिल्ली जाएंगे, तो फिर डकैती, पैसा, दाव बेच सारा कुछ चलेगा यहाँ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि एलजी साहब है, पुलिस उनके पास है। तो फिर तो बीजेपी का चांस भी ज्यादा रहेगा सरकार बनाने का। अगर फुल मेजोरिटी से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ना आई तो फिर यहाँ खिचड़ी तो बनने वाली है। मनोज भाई, खिचड़ी बनने वाली है जम्मू कश्मीर में। जी।